प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेसिकली कल से जो फवाद की अरेस्ट है उसने नेसेसिएट किया। आप सब जानते हैं जितने सहाफ़ी दोस्त हैं कि वो मेरा बड़ा करीबी दोस्त भी है फवाद में। ही एंड मी गो अवे बैक। हम इकट्ठे प्रैक्टिस भी करते रहे और मैं उनके सियासी ख्यालात से भी वाकिफ़ हूँ। आज से नहीं, एक अरसे से वाकिफ़ हूँ, कम अज़ कम 3 दिहाइयों से। तो मैं कल सोचने पे ये मजबूर था कि फवाद जैसा बंदा जिसकी पॉलिटिकल थॉट, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जिससे मैं वाकिफ़ था, वो यकदम इतनी चेंज क्यों हुई और वो क्यों गालियाँ और ये थ्रेट्स एक्सटेंड करने पे इलेक्शन कमीशन को इस तरफ वो क्यों गए। तो मैंने नतीजा ये अखज़ किया है कि मैं पहले उसको ज़रा फैक्चुअली देख लूँ कि फैक्ट्स क्या हैं। इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट में कंसेंसस के साथ, आप सब ये जानते हैं, ये एक एडमिटेड सबके सामने की बात है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई की गवर्नमेंट में तैनात किया गया। कंसेंसस इवॉल्व हुआ, उस पर इस नाम पर इत्तफाक किया गया और मैं अपॉइंटमेंट के वक्त के उनके जो मैंने पीटीआई की उस वक्त की पॉलिटिकल टीम की प्रेस की डिटेल्स हैं मैंने आज देखी सुबह, तो इन सब ने बड़ी तारीफ की उनकी। सब ने बड़ा वाजे और दो टोक का कि एक बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है। फिर उसके बाद 2 वाकयात होते हैं। एक वाकया डस्का इलेक्शन का है और दूसरा वाकया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स की लेजिस्लेशन का था। अब इनकी उस ईवीएम्स की लेजिस्लेशन के वक्त पीटीआई के कुछ लोगों की स्टैंडिंग की प्रोसीडिंग के दौरान कोई नाचाकी हुई और उसके बाद कोई नोटिसेज आए और वो नाचाकी भी इसी तरह की थी। तब भी इलेक्शन कमीशन के लोगों को थ्रेट किया गया और उनको कमेटी प्रोसीडिंग के दौरान बदतरीन तरीके से हरासा किया गया और उनको ये कहा गया कि ये कौन होते हैं, कानून तो हमने बनाना है। आप सबके हाफजे में होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको वो वाकयात याद करवाने के लिए जस्ट फॉर अ क्विक मेमोरी की बात कर रहा हूँ। उसके नतीजे में फिर इनकी एक डायट्राइब स्टार्ट हुई। ये बाहर आके बैठे, इन्होंने आके फिर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ किया जिसमें इनके वफाकी वज़रा थे, जिसमें इनके पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, जिन्होंने आके इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक नाजायज़ तरीके से कैंपेन का आगाज़ किया। इलेक्शन कमीशन का उस वक्त मौक़िफ़ जो था वो बड़ा वाज़ेह था कि वो इसकी प्रैक्टिसिबिलिटी के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जो ये लॉज बना रहे हैं, एक लॉ जो ये कहते थे कि फ़ॉरेन ओवरसीज़ वोटिंग का है और दूसरा लॉ ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ 36 के करीब पॉइंट बताए जिसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये इतने अरसे के अंदर हो नहीं सकता और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इसको हम इन्वोक कर देंगे, ये लॉ की प्रोविजंस आ जाएंगी, तो इसकी प्रैक्टिसिबिलिटी यानी इसके ऊपर अमलदारी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। और उसके उन्होंने वो 36 या 37 नकात दिए, आप सबके हाफजे में होंगे। और एक एक नुक्ते के ऊपर फिर सेर हासिल बहस हुई, कई टॉक शोज उसके ऊपर मुनक्किद हुए, कई फोरम्स पर उसके ऊपर बात हुई और अमूमी तौर पे ये माना गया कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त था। इस पर उन्होंने इनके ख़िलाफ़ उस वक्त भी एक कैंपेन की। तब इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि तब इलेक्शन कमीशन ने खाली कंटेम्प्ट के नोटिसेस जो दिए वो नाकाफ़ी थे। जब आप थ्रेट करते हैं किसी को, जब आप एक क्रिमिनल इंटेंट के साथ थ्रेट करते हैं, जब आप कहते हैं किसी पब्लिक फंक्शनरी को, जब आप कहते हैं कि मैं आपके घर तक जाऊंगा और मैं आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे इसका मतलब बताएं। क्या ये जुर्म जो है ये जमहूरियत है? क्या किसी को धमकी देना जमहूरियत है? आपका एतराज़ क्या है? आपका एतराज़ ये है, इमरान खान ये एतराज़ कल कर रहे थे, मैंने उनकी स्पीच सुनी। उनका कल ये एतराज़ था इमरान का, वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले देता है। अब इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले तो 2 ही इनके ख़िलाफ़ आए। एक फ़ैसला उनका इलेक्शन कमीशन का, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया, डस्का का इलेक्शन था, वो एक पूरी तारीख है। वो डस्का का इलेक्शन फ़ैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है। उस डस्का के फैसले पे, इलेक्शन के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको वापस भेजा और एक रीपोल कराया। मैं आपको उन तारीखों की, अखबारात की तफसीलात देता हूँ जिसमें आप देखेंगे
कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी यही एक अंदाज अपनाया, उनको भी धमकियां दी। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि बायस है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये लॉबसाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि यहां पर इंसाफ का कत्ल हुआ है। यानी वो शख्स इंसाफ का कत्ल भी करता है, भले से वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले से वो इलेक्शन कमीशन हो। अब डस्का के इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली इमरान की गवर्नमेंट में, इमरान वजीर आजम थे और उनके जो उस्मान बुज़दार थे वो उस वक़्त वहाँ पे वजीर आला थे। वजीर आला के उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद, और ताहिर खुर्शीद उस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। एक इलेक्शन जो उनके दामाद जीते, ये तहरीक इंसाफ को पंजाब में कुछ दामादों की बड़ी हमायत हासिल है। एक वो थे जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद थे, और एक आजकल और दामाद का बड़ा चर्चा है। मैं तो बड़ी कैंडिड बात करने वाला आदमी हूँ, जो मेरे पास आया मैं आपके सामने बड़ा फ्रैंकली रख दूंगा, और जो मैं ऑनेस्टली समझता हूँ वो दुरुस्त है, वो मैं आपके सामने बात करते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं कि किसी कॉन्सिक्वेंस की मुझे उसकी फिक्र होगी। एक बात यह है बड़ी वाजे कि तब जो वो दामाद थे जिनका इलेक्शन सियालकोट में एक बाई इलेक्शन था, तब इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब, उस इलेक्शन के दौरान अरबों रुपए के वहां पर फंड्स दिए गए, अरबों रुपए लोगों से इकट्ठे करके वहां पर तकसीम किए गए। वो इलेक्शन जो वहां पर जीता, वो टेलॉन फैक्ट्री वाले जो आपके ताहिर खुर्शीद साहब के, बुज़दार साहब के सेक्रेटरी के जो दामाद थे, उन्होंने वहां पर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया। हम एविडेंसेस देते रहे। हमारा शिकवा था इलेक्शन कमीशन से कि उस इलेक्शन के ऊपर कोई कदगन लगाई जाए, इस अखराजात, हुकूमती अखराजात को देखा जाए कि हुकूमत किस तरह वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स करा रही हैं। बट हम तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं चढ़े। वी लॉस्ट दैट इलेक्शन। इवेंचुअली आपकी वो चमक, वो पूरा उस्मान बुज़दार साहब और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के दामाद होने की जो वहाँ पर उन दामाद को प्रिविलेज हासिल थी ऑफ बीइंग अ सन इन लॉ, तो उसके वो जो फ़ायदे उनको हासिल हुए, तो हमारा एतराज़ था। हम ये बात बार बार इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमने कोई किसी किस्म की कैंपेन इनिशिएट नहीं की। हमने उनकी उस आईनी हैसियत को, उनकी उस अदालती हैसियत को, अपनी भेजी गई दरख्वास्तों पर जारी किए गए नोटिसेस और उन पर किए गए फैसलों पर सर तस्लीम खम किया। ये एक जमहूरी रवायत है। अगर एक आपके पास आर्बिटर मौजूद है और उसके पास आप जाते हैं और उसके आइन ने हक दिया है कि वो फैसला करे, तो उस फैसले के आने के बाद जब तक वो प्रैक्टिस ना हो जाए, जब तक उसको देख ना लिया जाए, तो उसके ऊपर इतराज करना ये कहाँ की जमहूरियत है। अच्छा चलें, ठीक है, इत्तेफाक हो गया, आपने ये कर लिया। डस्का का इलेक्शन आपको भूल गया है, हम भूलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया गया आपका डस्का के इलेक्शन के बाद जो सिलसिला था, हमें याद है। तब आपने सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, इन सब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। मैं उस रिटोरिक में नहीं हूं। मैं आपसे ये बात आज नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या हुआ 2018 से ऑनवर्ड्स, कितनी जेलें काटी, कितनी इब्तला हुई, किन किन पॉलिटिकल पर्सन्स को। मैं उस बहस में से कि मेरे साथ की गई ज्यादती थी, तो मैं ये तासुर नहीं उभारना चाहता और ये तासुर देना भी नहीं चाहता, और ऐसा है भी नहीं कि इन्होंने ये किया था तो हम इस बात के ऊपर ये देखें, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो बियॉन्ड दैट। मैं सिर्फ आपसे 3 बातें करना चाह रहा हूं। कल फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर की इमरान ने आइन से फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर उठाया और जस्टिस मुनीर की मिसाल दी। जस्टिस मुनीर तो नजरिया ज़रूरत एक आइनी बात की तशरीह करते हुए था कि कभी नीड बेस भी ऐसी काम की जा सकती है, तो उसने तो कोई आइन की तशरीह दी। मुझे बताएं साकिब निसार साहब ने क्या किया? यही इलेक्शन कमीशन था, उस वक्त इसके कौन सरबराह थे? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में कायम थी। आखिरी 6 माह में, यानी उनको दिसंबर में रोक दिया गया कि किसी किस्म के कोई फंड्स कंसोलिडेट वो नहीं कर सकते, और ये हुक्म केपी के लिए तो नहीं था। इतना बायस इलेक्शन कमीशन आपके पास था। हमने कौन सा हमला किया सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास? मेरे सारे तरक्याती काम रुक गए थे, मेरा हल्का खंडर बना हुआ था, 8 लाख लोग एक अजियत में मुब्तला थे, सड़कें खुदी हुई थी, काम रुक गया था। हम चीखते गए, दरखास्तें दी, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आपके साकिब निसार साहब ने, आपको जस्टिस मुनीर की याद आ रही है, मुझे साकिब निसार साहब का ताजिया बजाने का वक्त है।
वो तो बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल है आपकी भी शायद पैदाइश से पहले की बात होगी, लेकिन साकिब निसार साहब की कोर्ट तो आपके पास थी, तो क्या हुआ? वो केस रोका 6 माह तक, इलेक्शन हो गए तो कहा कि डिस्पोज्ड ऑफ। वो सुबह मोटो भी खुद लिया था कि हम लाहौर हाईकोर्ट ना जा सकें। यानी कल अता बात कर रहा था फोरम शॉपिंग की, तो मुझे फोरम शॉपिंग बड़ी एक राइट इस्तिलाह है, बड़ी अच्छी बात की उसने कल। और जब कहा कि इनको मुकदमा कहाँ पर कायम है, यानी आज फवाद के साथ अगर ये वाकया पेश आया है कि उन्होंने एक जुर्म किया है, उन्होंने एक धमकी दी है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद उसके मदई बने हैं, उन्होंने क्या थ्रेट कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज को थ्रेट कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में एक पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा दर्ज करने के बाद पुलिस उनको अरेस्ट करने चली गई, मौका दे देती, बुला लेती, बात कर लेती, एक डिफरेंट बात थी, लेकिन पुलिस अरेस्ट करने चली गई। जब पुलिस अरेस्ट करने चली गई तो आपके सबके ये इल्म में था, आपने मैजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया था, वहां से आपके लॉयर साथ गए थे, वहां पे रिमांड की प्रोसीडिंग्स हुई थी, राहदारी के रिमांड की प्रोसीडिंग्स हुई थी। आपके वकला भी उतने ही गलत बयानी से काम लेके हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट में जाकर कहा कि जी अबडक्शन होगी है, हब्से बेजा का मुकदमा है। यानी एक कानूनी प्रोसीडिंग एफआईआर उसकी कोई हैसियत नहीं, यानी एक कानूनी प्रोसीडिंग के आप रिमांड की, राहदारी की रिमांड की प्रोसीडिंग्स देते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं। आप लाहौर हाईकोर्ट में चले गए और लाहौर हाईकोर्ट से यह तवक्को करते हुए कि शायद फिर किसी दामाद की को बात होगी, आई डोंट नो, जो हकीकत है वो तो यही है, लेकिन एनीवेज नहीं हो सकी बात। अगर मैं सिर्फ दामाद कहानी लेकर चला जाऊं ना, तो मेरे पास तो दामाद की कहानी है। I can even go to some Supreme Judicial Council also. I'm cognizant of a detail. मेरे साथ तो शायद कुछ गवाह भी चले जाएंगे। तो तहरीके इंसाफ को दामादों की बुनियाद पर एक बड़ी आजकल बका हासिल है। एनीवेज, इसके बाद अब हो गया ये मुकदमा। अब मुझे ये बताएं कि क्या इसमें उन्होंने गलत किया? आप धमकी दें, फवाद को नहीं धमकी देनी चाहिए थी, ये वो फवाद है ही नहीं। मैं इस फवाद को जानता हूं, मैं कंडेम करूंगा अगर किसी किस्म की कोई ब्रुटैलिटी होगी, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड सेट। कल उसके मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं लाना चाहिए था, उसको ओपनली कोर्ट में पेश करते। अब मुझे बताएं क्या हक था फरूख हबीब का? ये फरूख हबीब पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करें, इनके खिलाफ एफआईआर बनती है ऑब्स्ट्रक्ट करने की। इस तरह की बदमाशी करके एक स्टेट की मशीनरी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, एक रजिस्टर्ड एफआईआर, देयर इज अ कंप्लेनेंट, एक ड्यू प्रोसेस है। कैसे फरूख हबीब ये बात कर सकते हैं? जाएं और वो जाके टोल प्लाजे पे खड़े हों और खड़े होकर जाके उसको रोकें और पुलिस की गाड़ी के ऊपर जाके मुक्के बरसाएं और उनको बैंग करें। यानी आप जुर्म भी करें और आपको पूछे भी कोई ना। आप लोगों को कत्ल करने की धमकियां दें, उनके घरों में घुस के उनको मारने की धमकियां दें। बायस आपका ये हो कि आपके खिलाफ फैसले क्यों आते हैं और फैसले कैसे आते हैं? चलें करंट इशू ऑन हैंड्स ले लें, मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट ले लें। मोहसिन एक मीडिया पर्सन है, उसकी एक क्रेडिबल पोजीशन है, उसकी कोई नॉन पॉलिटिकल, अगर उसकी तस्वीर आसिफ जरदारी साहब के साथ है तो वही उसकी तस्वीर परवेज इलाही साहब के साथ भी है, वही उसकी तस्वीर आपके बीसीओ पार्टी के अरकान के साथ है। वो एक मीडिया पर्सन, इज अ नोन पर्सन। क्या तस्वीर की बुनियाद पर आप ये तयन कर सकते हैं कि वो बायस है? को एक इलेक्शन कमीशन ने, जो कि उनका मुकम्मल इख्तियार है। अब आपने खुद गलती क्या की? आपके लॉयर्स के साथ मेरी बात हुई, मेरी फवाद से बात हुई। फवाद ने मुझे कैंडिडली कहा, जब उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उनसे ये बात की कि आपने जो नाम दिए हैं, आपने एक नाम एक्टिव सर्विस इन पाकिस्तान में बैठे शख्स का नाम दे दिया। दूसरा मैंने कहा आपने जिनका नाम दिया है वो भी समहाउ रिफ्यूज कर गए। आपने ये जो 2 नाम दिए हैं ये तो कंसिडर नहीं हो सकते। जब ये कंसिडर नहीं होंगे तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है? कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देयर वाज नोबडी एल्स। हमारा से भी ये गलती हो गई थी। हमने आहत का नाम दिया जो कि भी कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा नहीं हुआ था, 2 साल उनको रिटायर हुए नहीं हुए थे। वो उनकी एक नॉन पोजीशन थी, वो हमारी कैबिनेट के अंदर एडवाइजर है। वो नाम जो हमने दिया तो उस पर हमारे ऊपर भी ये एतराज आया कि आपने भी पूरा होमवर्क करके नहीं दिया। अब इनके जो वो नाम थे उसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब बड़े क्रेडिबल आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, कोई शक नहीं है, मेरी उनसे जाती न्याजमंदी है, बड़े खानदानी आदमी है, लेकिन ही इज एन एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और अगर एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर वो बैठे हैं
उनकी इमरान खान साहब से भी बड़ी अच्छी ताल्लुकदारी है, कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने 3-4 साल उनके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किए। जब हमारी गवर्नमेंट आई, वी वर इन द लास्ट लेग, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हमने कहा ठीक है काम करें, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, तो ये जब मैंने इनसे पूछा फवाद से, मैंने कहा फवाद ये आपने कैसे आपने ख्याल किया कि इनके ऊपर कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं लगेगा? तो उन्होंने कहा नहीं देखिए बात ये है, 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। तो 224 आर्टिकल जो है वो तो कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और गवर्नर साहब के रोल का तयन करता है। लेकिन अगर वहां पर यह मामला तय ना पा सके, जैसे केपी में हो गया, वो 224 के अंदर ही हो गया, फिर मामला 224A में जाता है। और लफ्ज क्योंकि सिर्फ कंसल्टेशन है, इसलिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इसका एक सिंगल क्राइटेरिया वो कंसल्टेशन है। तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा किधर गए इनके ये बड़े बड़े अली जफर और ये इनके हामिद खान और इनके ये बाकी वकला, और वो जो 22 थे यूसुफ रजा गिलानी को सजा कराने वाले बाबर अवान साहब, वो सारे कहां गए? वो उनको ये ना बता सके कि कंसल्टेशन जो है वो तो सिर्फ प्रोसीजर है। एलिजिबिलिटी तो क्या मैं किसी इंसेन आदमी को उठा के बिठा सकता हूं? मैं क्या किसी ऐसे आदमी को ला के बिठा सकता हूं जो डिफॉल्टर हो? तो वो कहां से आएंगी बातें? वो भी 62(1)(f), वो 62-63 के अंदर से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आएगा। मैं आपको ज्यादा कानूनी बहस में नहीं उलझाना चाहता, लेकिन समहाउ एक तस्सुब की ऐनक के साथ आपने ये तमाशा बर्पा कर दिया। आपने इस मुल्क को इसको आपने, किसको नहीं पता, किसके हाफजे में नहीं है, आप किसकी क्रिएशन है? आपकी क्रिएशन 30 मेंबर की पार्टी थी टोटल आपकी। फिर दुनिया जहान से बंदे पकड़कर इसी एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मुसल्लत कर दिया। होगी, आके बैठ गए आप। तब हम चीखते रहे। मैं बारहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा फवाद से एक मेरी तल्लुकदारी है, मैं आज बड़े बोझल दिल के साथ बैठा हूं आके टू सिट एंड टॉक अगेंस्ट हिम। मेरा जिसके साथ एक 30 साल का ताल्लुक है, हमारी पॉलिटिकल डिवाइड जो भी थी, लेकिन मुझे फवाद से यह तवक्को कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस तरह का बयान देंगे, इलेक्शन कमीशन के लोगों को धमकी ये लोग देंगे, तो फिर ये जमहूरियत वाला बिस्तरा बंद कर दें, ये तो बदमाशी का बिस्तरा है। ये तो एक और तरह की जमहूरियत है। यानी आप जुर्म भी करें वो जमहूरियत गर्दाने, आप थ्रेट करते रह जाए लोगों को। और मसला क्या था? कल वो ये अब बैठ गए आके, जी ठीक है, अब गाली निकालें, आप निकालें कि ये न्यूट्रल्स हो गए। जिसकी पब्लिक पोस्चरिंग इतनी विजिबल हो, जिसकी पब्लिक पोस्चरिंग इतनी रिफ्लेक्टिव हो, जिसकी पब्लिक पोस्चरिंग में यह बात बड़ी दो टोक हो, न्यूट्रल होने का ताना क्या था? न्यूट्रल होने का ताना यह था कि जैसे मेरी हुकूमत बनवाई, जैसे कायम रखी, उसी तरह से मजीद चलवाएं। यानी देखें यार, ये कोई इंतहा है? वेयर आर वी? पब्लिकली एक आदमी कह रहा है कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए? उनका कह रहा है आप जानवर है अगर आप न्यूट्रल है तो। अगर वो अपने आईनी किरदार के अंदर अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं तो क्या ये जुर्म कर रहे हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की हो तो काबिल कबूल है। अगर वो बेंच तुम्हारे फेवरेबल हो जो तुम्हें फैसले दे, आप मुझे बताएं, जब असेंबली की बहाली का केस आया, इस हुकूमत से जो सबसे बड़ी गलती हुई है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लगाकर, इनके कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता था, इनके इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगता था। वो जिसने बंद सील लिफाफे के अंदर एनविलोप ऐसे असेंबली के अंदर लहराया था ना कि मुझे ये मिल गया है और ये वो चीज है जिसकी बुनियाद पर मैं रूलिंग दे रहा हूं कि असेंबली को तोड़ रहा हूं। अगर गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे, यानी उनके ऊपर पाबंदी नहीं थी, आइन ये कहता है कि अगर आप तारीख नहीं देंगे या आप असेंबली की डेसोल्यूशन का नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो 48 घंटे के अंदर असेंबली टूटी हुई तस्वर की जाएगी। गवर्नर साहब ने अपने तय ये फैसला किया कि ये वो समझते हैं, मैं गवर्नर साहब के ख्यालात से वाकिफ हूं, गवर्नर साहब ये समझते हैं कि ये जो एक्ट इन्होंने किया है परवेज इलाही साहब ने, ये इंडिपेंडेंट माइंड के साथ नहीं किया। परवेज इलाही ने ये एक्ट किया है बाउंड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ इमरान खान, और इमरान खान ने डेसोल्यूशन के लिए कोई मुनासिब रीजन भी नहीं दिए। ये एक फर्द वाहिद की चॉइस नहीं होती, ये हालात और वाकयात के साथ होता है, ये आपकी अपनी सूटेबिलिटी के साथ नहीं होता। असेंबली की इस मामले में सैंक्टिटी होती है। अब ये गवर्नर साहब का ख्याल था कि अगर ये टूटती है तो टूट जाए, ये 48 घंटे में आइन में लिखा हुआ है।
आइन की दो दो शिकें होती हैं। एक शिक होती है जिसकी कॉन्सिक्वेंस होती है, अगर उसके ऊपर अमल ना, उसको कॉन्सिक्वेंशियल नेचर होता है उसका। जैसे ये आर्टिकल है आइन का कि अगर अपना चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि असेंबली को तोड़ दिया जाए और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो कॉन्सिक्वेंस में 48 घंटे में खुद टूट जाएगी। अब ये जो है इलेक्शंस का कि 90 दिन के अंदर, आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। यह बात इनको भी पता है, दे नो इट। अब अगर मेरी ये पोजीशन हो, मैं ये कहूं कि भाई क्यों ये इन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ दी हैं और मेरी हुकूमत अभी कायम है, तो मैं कहता हूं कि कैसे ये मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन हो, तमाशा लगा रहा है इलेक्शंस का। एक आदमी उठता है, वो 10 सीटों पर जाके खड़ा हो जाए, खुद ही तमाशा बनाए। इज दिस स्टेट होस्टेज टू हिम? इस मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निजाम है, कैसा क्या तरीकाकार है? अपनी सूटेबिलिटी, अपने मुफाद की खातिर आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपने अदारों की तबाही का जिम्मा उठाया हुआ है। आप खुद जिस जुर्म के मुर्तकिब थे वो दूसरों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी 30 मेंबर्स की पार्टी थी, जावेद इकबाल साहब के कुतबे बनाए, जावेद इकबाल चेयरमैन साहब के लिए आप उनके मुजस्मे कायम करें जहां जहां पर आपके घर हैं। आपकी 30 मेंबर की पार्टी को कम से कम 40 मेंबर जावेद इकबाल साहब ने दिए। जावेद चौधरी ने अपना इंटरव्यू जो उनके साथ किया, एक्सप्रेस में उनकी वो कॉलम छपी, बड़े एक मायनाज कॉलम निगार हैं जावेद चौधरी, आज तक इसका रिबटल नहीं आया। उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे जावेद इकबाल साहब ने कहा है कि मुझे ये टास्क किया गया है कि इमरान खान की हुकूमत कायम करनी है। उन्होंने कहा, मैंने सवाल किया किसने किया, तो उस बात को वो गोल कर गए, सो मैं भी उस बात पे कुछ नहीं कह सकता जो रिकॉर्ड पे नहीं है। लेकिन ये कहा कि मैंने 40 मेंबर जो थे दूसरी जमातों से, उनके खिलाफ मैंने मुकदमे कायम किए ताकि इमरान की हुकूमत जो है वो बासानी बन भी जाए और चल भी जाए। और जब कहा कि जो इनके जराइम हैं, जो कि बड़े बड़े अरबों के गबन हैं, जो कि आज मौजूदा हुकूमत भी, तब की हुकूमत जो थी उनकी उस वक्त की इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तब वीट का स्कैंडल आ चुका था, तब शुगर का स्कैंडल आ चुका था, तब अरबों रुपए की लूटमार, CNW के ठेकों के अंदर लूटमार, बुजदार हुकूमत की लूटमार, महमूद खान हुकूमत की लूटमार, पता चल चुका था कि माइंस में क्या डकैतियां पड़ रही हैं, जहांगीर तरीन के साथ किस चीज का झगड़ा पड़ा है, लेने देने के मामलात में कहां पे अलीम खान इज ऑन रिकॉर्ड के क्या इश्यूज थे। आप इस पर, उन्होंने कहा मैं कैसे, अगर मैं करूंगा तो इसकी हुकूमत टूट जाएगी। मैं सिर्फ 2 आदमियों के पर्चे दे सकता था, नैब में मैंने दिए, वो दोनों जिनके मुझे इमरान ने कहा कि उनके पर्चे दे दो। उनमें एक सब्तैन खान था जो आज स्पीकर है, वो भी वजीर आला बनने गया था, और एक अलीम खान थे जो वजीर आला बनने गए थे। अब ये कुछ छुपी बातें नहीं है, दे आर पब्लिक। सो मीनिंग बाय, आपकी अपनी हुकूमत, आपकी अपनी जमात, आप कैसे बात करते हैं? आपने मुझे ये शक है, मैं ये पब्लिकली कह रहा हूं, एंड आई ओन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन। जब ये फैसले आए, मुस्लिम लीग को कोई रिलीफ मिलना शुरू हुआ, मुस्लिम लीग के लोगों को, तो एतजाज एहसन साहब आ गए। अगर हम एतजाज एहसन पर तनकीद कर सकते हैं तो फिर हमें किसी और पर तनकीद करते हुए कोई बोझ नहीं होगा। जब उन्होंने आकर कहा कि ये फैसले तो हैं जनरल बाजवा के कहने पे मिलते हैं, उसके बाद आपके आगे अगर वो अदालत फैसला दे तो वो जनरल बाजवा के कहने पे देगी, कमाल होगी। फिर स्वाति आ गए, वो आके कहे कि ये जज साहब जो फैसला दे रहे हैं, इनको जनरल्स डिक्टेशन देते हैं तो ये फैसला देते हैं। यानी मुझे कोई फैसला, जो झूठे मुकदमे आपने बनवाए, बनाने वाला कह रहे झूठे हैं। जावेद इकबाल अपने इंटरव्यू में ये तस्लीम कर रहे हैं चेयरमैन नैब साहब का कि मैंने झूठे मुकदमे कायम किए, सिर्फ मुस्लिम लीग की पार्टी को तोड़ने के लिए कायम किए। तो सर, वेयर डू वी स्टैंड? आज आपको ये ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं, आज आपको याद आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स। 3-3 साल तक लोगों को आपने जेलों में डाला, एब्सोल्युटली बेबुनियाद मुकदमात पर। कोई करप्शन का केस नहीं मिला तो लोगों के जाती कारोबार उठाकर, क्या गुनाह था सुलेमान के कारोबार का, मुझे बताएं। आज वो ऑर्डर्स पढ़ के आप देखें, जो शहबाज साहब का बेल ऑर्डर है, वो तमांचा है पूरा इनके सिस्टम के ऊपर। हाईकोर्ट नहीं दिया है ना, तो वो उस ऑर्डर पे आपका एतराज था। मैं आखिर में अपनी बात को वाइंड अप करते हुए मैं ये सिर्फ बात कहूंगा, देखें, अगर तो आप ये समझते हैं कि एक आपने मकबूलियत की महराज हासिल की है,
झूठी है, आपका साइफर झूठा है, आपका अमर बिल मारूफ का नारा झूठा था, आपने जो बैरूनी साजिश की बात की वो आपकी बैरूनी साजिश चलते चलते मोहसिन नकवी तक तो आ गई है। यानी जैसे आपका दिल करता है आप पहले कहें वो डोनाल्ड लू से चल के आप आगे जलन बाजवा से चलकर आप अब आ गए कि जी कुछ नहीं, हमारे अमेरिका से बड़े वो हैं, ये तो मोहसिन नकवी की साजिश थी, ये बड़ा काम करते थे। कम ऑन, टॉक सम सेंस, कुछ तो ऐसी बात करें जिसके अंदर कोई वजह हो। अब मेरी ये इस्तदा है तमाम अदारों से, सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से इन पर्टिकुलर, मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से, जिनका आईनी किरदार है, गवर्नर पंजाब से, गवर्नर केपी से। देखें, ये मुल्क किसी की जिद के साथ, इस मुल्क का निज़ाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक आपने पहले सेटल किया, ये तय किया आपने कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी ओपोनेंट थी उनके साथ 4 साल जो आपने सिलसिला रवा रखा, देयर हैज टू बी एन एंड टू इट। आप इसके मुजरिम हैं, आपके हाथों पे है ये सारा, इस सियासत की तनज़ली आपके हाथों पर है, इस मुआशरे की तनज़ली आपके हाथों पर है। एक एक बात को हम सब्सटेंशिएट कह सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर ये जो पोलराइजेशन है, तकसीम है, इसके मुजरिम इमरान है। आज हमें दर्स देने खड़े हो जाते हैं। कौन सा दर्स माने आपका? आपकी इखलाकियात क्या है? आपकी सियासत क्या है? गाली देना क्या मतलब? हमें तो अब समझ से ये बात बालातर हो गई है, और ये सूटेबिलिटी सर इस तरह से नहीं होगी। बिल्कुल आपके खिलाफ अगर आप समझेंगे कि आप किसी रियासत के अदारे के साथ ज्यादती करते हैं तो हुकूमत वक्त अपना किरदार अदा करेगी। पॉसिबल नहीं है कि ये ना हो। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की थी। पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन के लोगों को धमकाया गया। इमरान खान ने अदालतों को भी धमकियां दी। फवाद चौधरी से यह तवक्को नहीं थी कि वे लोगों को धमकाते। पीटीआई ने अपने मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया।